सो गाइस, इन पार्ट टू, जो पार्ट टू था उसमें हमने एसेंशियल्स ऑफ अ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने बोला कि इन्फॉर्मेशन जो मतलब है ना, गुड कॉस्ट अकाउंटिंग के एसेंशियल्स क्या है। इन्फॉर्मेटिव एंड सिंपल होना चाहिए, ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव होना चाहिए, फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टिव होना चाहिए, और ट्रस्ट ऑन द सिस्टम, हमारा पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। फिर मैंने इन्फॉर्मेटिव एंड सिंपल में आपको बताया शुड बी टेलर मेड, प्रैक्टिकल, सिंपल, और मैंने ये बताया था कि कैपेबल होना चाहिए ऑफ मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस कंसर्न, एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक होना चाहिए, अदरवाइज इट में डिस्टोर्ट द आउटपुट ऑफ सिस्टम एंड रॉन्ग डिसीजन में बी टेकन। यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी में मैंने बताया कि इन क्लासिफिकेशन के अंदर ट्रीटमेंट एंड रिपोर्टिंग, जब आप क्लासीफाई करते हो, उसका ट्रीटमेंट करते हो, उसकी रिपोर्टिंग करते हो, तो वहाँ पे एक कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी रहनी चाहिए ऑफ कॉस्ट डेटा एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव की जब हम बात करते हैं, मतलब इंक्लूसिव होना चाहिए विथ अदर सिस्टम्स लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्सेशन, स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशनल रिसर्च। फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टिव होना चाहिए, मतलब हम नेसेसरी अमेंडमेंट्स जो होते हैं मॉडिफिकेशन कर सके। फ्लेक्सिबल इनफ टू मेक नेसेसरी अमेंडमेंट एंड मॉडिफिकेशन टू इनकॉर्पोरेटेड चेंजेस इन टेक्नोलॉजिकल, रिपोर्टिंग एंड अदर रिक्वायरमेंट। और ट्रस्ट ऑन द सिस्टम का मतलब होता है ट्रस्ट ऑन इट्स सिस्टम एंड इट्स आउटपुट। उसके बाद हम बात करते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम। मैम, कॉस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है। क्या बोला मैंने? ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो हमारे है ना, फॉर एग्जांपल, मतलब हमारे बिजनेस जो कर रहे हैं हम, हमारे उनके ऑब्जेक्टिव क्या है। वेदर इट इज़ बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, हमें सिस्टम को इसलिए लाना है फॉर फिक्सिंग प्राइस के लिए और फॉर इस्टेब्लिशिंग और सिस्टम ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है पहले वो ज़रूरी है। ठीक है, जैसे अपन कहते हैं ना कि अगर आपका वाई क्लियर है, आपको पढ़ाई क्यों करनी है, आपका वाई क्लियर है, तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम में ऑब्जेक्टिव, वेदर इट इज़ बीइंग इंट्रोड्यूस्ड फॉर फिक्सिंग प्राइस और फॉर स्टेब्लिशिंग सिस्टम ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। के तो आपको प्राइस फिक्स करने के लिए इसको इंस्टॉल, मतलब आपको करना क्यों है, प्राइस फिक्सिंग के लिए करना है, कॉस्ट कंट्रोल के लिए करना है, वो ऑब्जेक्टिव क्या है। सेकंड आता है नेचर ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री। बिजनेस और इंडस्ट्री अगर है तो उसका नेचर क्या है, मतलब क्योंकि हर बिजनेस की अपनी यूनिकनेस होती है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ओन यूनिकनेस एंड ऑब्जेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल, इन ऑयल रिफाइनरी मेंटेन प्रोसेस वाइज कॉस्ट अकाउंट, है ना। एक ऑयल रिफाइनरी है तो वो क्या करती है, अपने क्या करती है, प्रोसेस वाइज क्या करती है, कॉस्ट अकाउंट को मेंटेन करती है। टू फाइंड आउट द कॉस्ट इंकर्ड ऑन पर्टिकुलर प्रोसेस, वो जानना चाहती है कि पर्टिकुलर प्रोसेस में क्या कॉस्ट लगा है, तो उस हिसाब से आप क्या करते हो, फिर सिस्टम का, कॉस्टिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन करते हो। तो आपका नेचर ऑफ बिजनेस और इंडस्ट्री का नेचर क्या है। थर्ड आता है, हमने बिजनेस के बारे में देख लिया, पहले हमने मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में देखा, उसके बाद उसके बिजनेस के बारे में देखा, उसके बाद हम उसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशनल हियरार्की है ना, तो जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं वो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज पे डील करते हैं ना, कंसर्न्ड होते हैं। स्ट्रेटेजिक लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन की, प्रोडक्ट प्राइसिंग की बात करते हैं। जो ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट होते हैं वो नीड इंफॉर्मेशन चाहते हैं, क्वांटिटी कितनी कंज्यूम्ड हो रही है ना। नीड इंफॉर्मेशन ऑन स्टैंडर्ड क्वांटिटी टू बी कंज्यूम, कितना हमें क्वांटिटी को, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कंज्यूम करना है। रिपोर्ट करना ऑन आइडल टाइम। तो है ना, अलग अलग तरह की हियरार्की आप देख सकते हो, टॉप मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक लेवल मैनेजमेंट और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। उसके बाद नोइंग द प्रोडक्ट, ये अलग पॉइंट है। नोइंग द प्रोडक्ट, आपने ऑर्गेनाइजेशनल हियरार्की को जान लिया, अब आपको क्या करना, प्रोडक्ट को जानना, और जब प्रोडक्ट को जान लूंगी तो उसके प्रोडक्शन प्रोसेस पर उसको जानना। तो प्रोडक्ट को जानना, और मैंने दोनों का एक ही पॉइंट बना दिया, नोइंग द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस प्रोडक्शन, लेकिन आपको अलग अलग लिखना है। नोइंग द प्रोडक्ट, नोइंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। नोइंग द प्रोडक्ट का मतलब आपका नेचर कैसा है, प्रोडक्ट का नेचर क्या है, और प्रोडक्शन प्रोसेस आपको क्यों, क्योंकि आपको कॉस्ट अपोर्शनमेंट कैसे करना है, क्योंकि रिसर्च है ना, उसके रिसोर्सेज, क्योंकि अगर है ना कॉस्ट अपोर्शनमेंट करना,
तो प्रोडक्शन प्रोसेस क्यों जानना है, क्योंकि आपको कोस्ट का अपोर्शनमेंट भी तो करना पड़ेगा, कितने रिसोर्सेज किस में कंज्यूम्ड हुए। और फिर आता है इंफॉर्मेशन सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ डिपार्टमेंट और सिस्टम, एक ऐसा डिपार्टमेंट और सिस्टम को इस्टेब्लिश करना जहाँ पे रिक्वायर है सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स। तो इंफॉर्मेशन का सिंक्रोनाइजेशन डिपार्टमेंट के बीच में। फिर आता है, इसके बाद मैंने पॉइंट को यहाँ नीचे लिखा है, तो मैंने पहले ऑब्जेक्ट की बात करी, ऑब्जेक्ट की बात मैंने बिजनेस की बात करी, बिजनेस के बाद मैंने बोला कि है ना ऑर्गेनाइजेशनल हियरार्की, उसके बाद उसके अंदर उसके प्रोडक्ट की बात करी, उसके प्रोडक्शन प्रोसेस की बात करी, इंफॉर्मेशन सिंक्रोनाइजेशन की बात करी। अब आता है कॉस्ट रिकॉर्ड को मेंटेन करने का मेथड क्या है, मेथड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, manner in which cost and financial accounts could be interlocked into single integral accounting system। क्योंकि आप कॉस्टिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन कर रहे हो तो ये भी जानना पड़ेगा कि आपका मेथड क्या है ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, किस मैनर में आप कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स को क्या करते हो, इंटरलॉक्ड करते हो इनटू सिंगल इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम। Statutory compliance and audit records are to be maintained to comply with statutory requirement applicable। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम शुड बी फॉलोड, है ना। कॉस्ट अकाउंटिंग जो सिस्टम होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सॉरी CAS का मतलब होता है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम शुड बी फॉलोड। और इन्फॉर्मेशन एट्रीब्यूट मतलब कंप्लीट होना चाहिए, एक्यूरेट हो, टाइमली हो, रिलीवेंट हो। इन्फॉर्मेशन जो भी जनरेट करी जाए फ्रॉम कॉस्टिंग सिस्टम शुड पजेट, कॉस्टिंग सिस्टम जो है ना वो पजेस करे ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन दैट शुड बी कंप्लीट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए और रिलीवेंट होना चाहिए। कंप्लीट होगा, कंप्लीट के साथ साथ एक्यूरेट होना चाहिए, टाइमली मिल जाए और रिलीवेंट हो। समझ में आई बात? यस मैम। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कॉस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे हो तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना। ऑब्जेक्टिव, नेचर ऑफ बिजनेस और इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशनल हियरार्की, नोइंग द प्रोडक्ट, नोइंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, इंफॉर्मेशन सिंक्रोनाइजेशन, मेथड्स ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस एंड ऑडिट और इंफॉर्मेशन एट्रीब्यूट 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद हम किसकी बात करते हैं मैम? उसके बाद हम बात करते हैं, यस ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में भी पूछा गया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ यूज़, कॉस्ट अकाउंटिंग विद द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT के साथ, द इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट इंक्लूड्स। देखो कॉस्ट अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ हम यूज़ की बात करेंगे। द इम्पैक्ट मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट आया था इन कॉस्ट अकाउंटिंग। तो देखो द इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन कॉस्ट अकाउंटिंग में इंक्लूड, सबसे पहले ERP का मतलब समझना ज़रूरी है। ERP का मतलब होता है एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, सॉरी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम। ERP क्या होता है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ ERP मतलब एंटरप्राइज के रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन होने के बाद हमारी जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी, डिफरेंट हमारे जो फंक्शनल एक्टिविटीज़ थी, गेट इंटीग्रेटेड एंड एज अ कॉन्सिक्वेंसेस वो सारी इंटीग्रेट हो गई और इस वजह से एक सिंगल एंट्री जो था ना वो क्या हुआ, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंसेस अ सिंगल एंट्री इनटू द अकाउंटिंग सिस्टम प्रोवाइड कस्टम मेड रिपोर्ट। उन्होंने कस्टम मेड रिपोर्ट प्रोवाइड करी फॉर एवरी पर्पस। और रिकन्सिलेशन जो था ना कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल के बीच में, रिकन्सिलेशन बिटवीन सिंपलर एंड लेस क्यूम्बरसम, ठीक है। सेकंड आता है ERP हो गया। फिर P से आपको दिमाग में रखना है सेकंड पॉइंट, पेपरलेस इन्वायरमेंट। अब मूव टूवर्ड्स पेपरलेस, क्योंकि अब सारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा था, तो अब मूव टूवर्ड्स पेपरलेस इन्वायरमेंट कैन बी सीन where document like bills of material requisition note, good received note, labor utilization report etc are no longer requirement in multiple copies में required नहीं थे। फिर आपने पेपरलेस इन्वायरमेंट से आपको इंटरनेट का याद रखना है, तो IT विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट
आर हेल्पिंग इन रिसोर्स प्रोक्योर, इंटरनेट की वजह से हमें रिसोर्स प्रोक्योर करने में मदद मिल रही थी। आर हेल्पिंग इन रिसोर्स प्रोक्योरमेंट एंड मोबिलाइजेशन, रिसोर्स का प्रोक्योरमेंट करना एंड मोबिलाइजेशन। दिस इनेबल्स एन एंटिटी टू शिफ्ट टूवर्ड्स जस्ट इन टाइम अप्रोच ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन। उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि है ना, कोस्ट इन्फॉर्मेशन फॉर अ कोस्ट सेंटर और कोस्ट ऑब्जेक्ट इज एज सर्टेन विथ एक्यूरेसी। जो भी कोस्ट इन्फॉर्मेशन थी फॉर अ कोस्ट सेंटर और कोस्ट ऑब्जेक्ट, हम उसे एज सर्टेन कर पा रहे थे विथ एक्यूरेसी के साथ इन टाइमली मैनर। दीज ऑटोमेट द कोस्ट एक्यूमुलेशन, और उसने हमारे कोस्ट एक्यूमुलेशन और एसर्टेनमेंट प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया। और द कोस्ट इन्फॉर्मेशन कैन बी कस्टमाइज्ड एज पर द रिक्वायरमेंट। उसके बाद हमने एक्यूरेसी एंड टाइमली मैनर पढ़ लिया। उसके बाद यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी इन प्रेप, जैसे प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट, जब आप कोस्ट रिकॉर्ड्स बनाते हो, बजट बनाते हो, स्टैंडर्ड बनाते हो, उसमें यूनिफॉर्मिटी दिख रही थी। यूनिफॉर्मिटी क्योंकि सारा टेक्नोलॉजी के थ्रू है तो वो हर बार वही प्रोसेस होगा ना, तो यूनिफॉर्मिटी इन प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स, बजट एंड स्टैंडर्ड कैन बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद cost and revenue variance report are generated in this real time basis, है ना। इट इनेबल्स एन एंटिटी टू मॉनिटर एंड एनालाइज ईच प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल करती है एंटिटी को कि वो मॉनिटर करे और एनालाइज करे ईच प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सर्विस एक्टिविटी क्लोजली टू एलिमिनेट नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि अगर आप उसमें देखोगे ना इंस्टीट्यूट के मेट में, तो आपको बहुत हिंदी भी लगेगा और ऐसे लगेगा कि आपको पॉइंट्स याद नहीं रहे, तब कि आपको याद रखने होंगे क्योंकि ये एग्जाम क्वेश्चन था। 7 पॉइंट्स है इसमें। सबसे पहले मैंने बोला ईआरपी जैसे ही आया, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम, डिफरेंट फंक्शनल एक्टिविटीज़ जो थी वो इंटीग्रेटेड हो गई थी। और इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से एक सिंगल एंट्री जो थी इनटू द अकाउंटिंग सिस्टम, वो एक कस्टम मेड रिपोर्ट आपको प्रोवाइड करी थी। अ सिंगल एंट्री इन द अकाउंटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ कस्टम मेड रिपोर्ट फॉर एवरी पर्पस। और रिकन्सिलेशन जो था वो बहुत ज़्यादा सिंपलर हो गया, बिकम सिंपलर एंड लेस क्यूमबरसम। सेकंड मैंने बताया, जैसे आप पी याद रखोगे, पी से आपको पेपरलेस इन्वायरमेंट याद रखना है कि अ मूव टुवर्ड्स पेपरलेस इन्वायरमेंट कैन बी सीन। उससे क्या हुआ कि हमारे जो बिल्स ऑफ मटेरियल था, मटेरियल रिक्विजिशन नोट था, गुड्स रिसीव्ड नोट, लेबर यूटिलाइजेशन रिपोर्ट, अब इनको मल्टीपल कॉपीज में रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि अब सारा इलेक्ट्रॉनिकली होना लग गया, टेक्नोलॉजी के थ्रू होने लग गया। फिर हमने पेपरलेस इन्वायरमेंट से हमने इंटरनेट को याद रखा। तो इंटरनेट की वजह से क्या हुआ, इंटरनेट की वजह से हम रिसोर्स को प्रोक्योर करने में हमें हेल्प मिली, एक जगह से मोबिलाइजेशन करने में हमें हेल्प मिली। तो आईटी विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट इज हेल्पिंग इन रिसोर्स प्रोक्योरमेंट एंड मोबिलाइजेशन। और इसने क्या करा, जस्ट इन टाइम अप्रोच में एक एंटिटी को शिफ्ट करा। This enables an entity to shift towards just-in-time approach of inventory management and production. फिर मैंने फोर्थ पॉइंट आपको क्या बताया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ, ये 4 पॉइंट क्या बताए मैंने कि सबसे पहले एक्यूरेट एंड टाइमली मैनर, मतलब है ना कोस्ट इन्फॉर्मेशन जो थी ना, कोस्ट सेंटर और कोस्ट ऑब्जेक्ट, हमने एक्यूरेसी के साथ एंड टाइमली मैनर में क्या करा, एसर्टेन करा। और इसने हमारे कोस्ट एक्यूमुलेशन एंड एसर्टेन प्रोसेस को भी क्या कर दिया, ऑटोमेट कर दिया। और द कोस्ट इन्फॉर्मेशन कैन बी कस्टमाइज्ड एज पर द रिक्वायरमेंट। उसके बाद हमने जब ये वाला देख लिया, यूनिफॉर्मिटी इन टाइमली मैनर, एक्यूरेसी इन टाइमली मैनर, उसके बाद मैंने बोला यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी किसमें, प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स, बजट एंड स्टैंडर्ड कैन बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ आईटी। और उसके बाद यूनिफॉर्मिटी के बाद मैंने आपको कोस्ट एंड रेवेन्यू जो रिपोर्ट्स थी ना, कॉस्ट एंड रेवेन्यू के बीच में जो वेरिएंस रिपोर्ट थी वो भी आज जनरेटेड होने लगी रियल टाइम बेसिस, तो इन वजह से आप याद रख सकते हो। और इट इनेबल्स एन एंटिटी टू मॉनिटर एंड एनालाइज, और इन्होंने मॉनिटर और एनालाइज करने में हेल्प करा ईच प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एक्टिविटी क्लोजली टू एलिमिनेटेड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। सो दिस इज आवर पार्ट थर्ड, एंड नाउ पार्ट 4 जो होगा वो मैं नेक्स्ट में अब अगली बार जो होगा वो पार्ट 4। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।